नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दादाजी, आप उस आंटी को देखकर मुस्कुरा क्यों रहे थे? कौन थी वह आंटी? 7 साल के राजू ने अपने दादा जगमोहन जी से कहा। तभी जगमोहन जी अपने पोते का मुंह दबाते हुए धीरे से बोले, अरे बेटा, ऐसे सबके सामने जोर से चिल्लाकर उस आंटी के बारे में मत बोलो, वरना तुम्हारी मम्मी मुझे बहु डांटेगी। दोनों दादा और पोते में ऐसी बातें चल ही रही थी कि जगमोहन जी की बहू प्रियंका ने उनकी बातें सुन लिया और बोली, क्यों बाबूजी, आपको अपने पोते को ऐसी उल्टी सीधी बातें सिखाते हुए शर्म नहीं आती? आपकी इतनी उम्र हो गई है, आजकल में भगवान के पास जाने की तैयारी में हो, परंतु अकल तो ढेले भर की भी नहीं है। क्या सिखा रहे थे मेरे बेटे को? कौन सी ऐसी बात है जिसे आप राजू को सबके सामने नहीं करने के लिए कह रहे थे? तभी जगमोहन जी हड़बड़ा कर बोले, नहीं नहीं बहू, हम दोनों दादा पोता तो बस यूं ही खेल रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे। प्रियंका अपने ससुर की बातें सुनकर बोली, अगर मैं दोबारा ऐसी वैसी कोई भी बात सुन ली ना, उस दिन आप समझ लेना कि आपका इस घर में आखिरी दिन होगा। जगमोहन जी ने हाँ में सिर हिला दिया और नीचे सर किए वहाँ से चले गए। राजू भी थोड़ा देर वहाँ से खेलने चला गया। अब जगमोहन जी राजू को अपने घर से स्कूल ले जाते तो बहुत ही सावधानी के साथ जाते कि राजू की नज़र दोबारा उस औरत पर ना पड़े। वह घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाते और सबसे पहले उस औरत से मिलते हैं, फिर राजू को स्कूल से लेकर घर आते। अब राजू कभी ना ही उस औरत की बात करता, ना ही ऐसी कोई बात करता था जिसे प्रियंका अपने ससुर की उस गलती को पकड़ सके जिसके बारे में राजू बातें करता था। उसने उस बारे में राजू से भी पूछने की कोशिश की, लेकिन बेचारा छोटा सा बच्चा उस बात को पूरी तरह से भूल चुका था। लेकिन हाँ, प्रियंका ने जगमोहन जी के व्यवहार में एक बदलाव जरूर नोटिस किया। उसने देखा बाबूजी आजकल सुबह जल्दी उठ जाते हैं, घर में जितने भी काम बताओ जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं, और एक बात यह भी थी कि उन्हें कितने भी काम बता दो वह नहीं नहीं बोलते, बस हाँ में सर हिलाकर चुपचाप तेज रफ्तार से काम करते रहते थे। और काम भी करते तो इतनी सफाई से करते हैं कि उन्हें वही काम दोबारा ना करना पड़े, क्योंकि उन्हें अपनी बहू की आदत अच्छी तरह से मालूम थी कि चाहे झाड़ू पोछा का काम हो या बर्तन धोने का काम, सारा काम सफाई और सुव्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, वरना वह इस काम को 4 बार करवाती। जगमोहन जी में आए बदलाव का कारण जानने के लिए प्रियंका ने बहुत से तिगड़म लगाई, परंतु जगमोहन जी का किस्मत ही शायद बहुत अच्छा था कि वह जब भी उनकी जासूसी करने की कोशिश करती वह नाकामयाब हो जाती। समय यूं ही बीतता रहा। जगमोहन जी का बेटा पंकज अपने पिता को भगवान की संज्ञा देता था, क्योंकि वह जानता था जब वह छोटा सा था और खेलते खेलते वह नदी में डूबने वाला था, लेकिन उसकी माँ की ममता ने उसे बचा लिया और स्वयं अपने बेटे को बचाते हुए नदी की लहर के साथ ही नदी में डूबकर भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन जगमोहन जी ने ना ही अपने बेटे को मारा, ना ही डांटा, बल्कि उन्होंने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। जगमोहन जी सरकारी डॉक्टर थे। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की खातिर नौकरी छोड़ दी और घर पर रहकर ही मरीजों का इलाज करने लगे। उनके परिवार वाले, रिश्तेदारों और पास पड़ोस वाले सभी ने कहा कि मुन्ना की परवरिश के लिए दूसरी शादी कर लो, परंतु उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि सौतेली माँ कैसी आएगी किसी को भी पता नहीं, लेकिन मुझे पता है मैं अपने बच्चों से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं रह सकता। बस इसीलिए मैं आज से अपने बेटे का माँ और बाप दोनों हूँ। यह बात पंकज अच्छी तरह से जानता था कि उसकी माँ की जान उसी के कारण गई थी। उसके पिता चाहते तो पंकज से नफरत कर सकते थे, उसे मारपीट कर सकते थे, उसे अपनों से दूर कहीं हॉस्टल में भेज सकते थे,
परंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने सब में भगवान की ही मर्जी है ऐसा सोचकर अपने बेटे को और भी ज़्यादा प्यार दिया। पंकज ने कई बार महसूस किया था कि उसके पिता चुप चुप कर रोते रहते हैं, लेकिन वह भी समझ नहीं पाता था कि आखिर वह क्यों रोते हैं। वह कई बार सोचता कि मैं ऐसा क्या करूं कि पापा को खुशी दे सकूं, लेकिन उसकी उम्र कम होने के कारण वह समझ नहीं पाता था कि उसे क्या करना चाहिए। बचपन से उसने अपने पिता को कई परेशानियां झेलते देखा है, इसीलिए उसकी नज़र में इसके पिता का स्थान भगवान के स्थान से कम नहीं था। उसने मन में ठान लिया था कि वह ऐसी लड़की से शादी करेगा जो उसके पिता को पूरा मान सम्मान दे, उनकी सेवा खुशी खुशी करे और उन्हें कोई कष्ट ना होने दे। इसीलिए उसने प्रियंका को शादी से पहले सब बातें अच्छी तरह से समझा दिया था कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रियंका ने जब पंकज का पूरा आश्वासन दिया कि वह उसके पिता को अपने पिता के समान ही सम्मान और इज्जत देगी, इसीलिए वह अपने पति के नज़रों में अच्छी बनने के लिए उसके सामने तो अपने ससुर जगमोहन जी के साथ अच्छी अच्छी बातें करती, अच्छा खाना खाने के लिए देती और यह भी कहती कि बाबूजी, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहकर मंगवाया कीजिए। अपने बेटे से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतने बुढ़े हो गए हैं तो इतना तो जानते ही होंगे कि बाहर काम करने वाले इंसान को ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहिए। मैंने जिन दिनों अपने मात्र 6 साल के बेटे को अकेले घर का और बाहर का काम बखूबी संभालते हुए पाला पोसा, मैंने बड़ा किया, उन दिनों क्या मुझे टेंशन नहीं हुआ होगा। लेकिन यह सोचकर खुश हो जाते कि चलो, मेरी बहू भले ही मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करती हो, लेकिन मेरे बेटा का ध्यान तो रखती है। लेकिन कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। इस प्रकार प्रियंका भी अपने पति के सामने अपने ससुर के साथ अलग व्यवहार करती और पति के घर से बाहर निकलते ही जगमोहन जी के साथ जानवरों से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार किया करती। एक दिन पंकज के बॉस को हार्ट अटैक आया। उनके पास इतनी अपार धन संपत्ति थी कि उनके साथ पूछते भी बैठकर खाती, फिर भी ख़त्म नहीं होती। लेकिन उन्हें यह दुख था कि उनका इकलौता बेटा बहुत ही अय्याश किस्म का शराबी, जुआरी और पता नहीं हर वह बुराइयां उसमें थी जो एक सभ्य इंसान में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। वह ना तो अपने पिता की बात मानता था, ना ही अपनी माँ की। उसे तो केवल एक ही चीज़ से प्यार था, वह थी शराब। वह सुबह सोकर उठते ही सबसे पहले शराब पीता, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करता। अपने माँ पिताजी को तो वह देखना भी पसंद नहीं करता था। नशे की हालत में उसने कई बार कह दिया था कि तुम दोनों बुढ़े बुढ़िया कब मरोगे, तुम दोनों जल्दी से मरो, तभी तो सारी संपत्ति मेरे नाम होगी। बेटे की ऐसी जली कटी बातें सुनकर दोनों माता पिता रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। उन दिनों भी उनके बेटे ने उन्हें ऐसी कड़वी बातें कही थी, उसका बुरा असर उसके पिता के दिल को लग गई थी और उन्हें अधिक चिंता के कारण हार्ट अटैक आ गया था। अब बेटा अस्पताल तो लेकर जाने वाला नहीं था, इसीलिए उनकी मालकिन ने रोती गिड़गिड़ाती पंकज को फ़ोन लगाया और कहा, बेटा सेठ जी को हार्ट अटैक आया है, तुम ऐसा करो जल्दी से हमारे घर आ जाओ और इन्हें तुरंत ही विदेश लेकर जाना है, क्योंकि इनका शुरू से ही वहीं से इलाज चल रहा है। पंकज थोड़ी देर विचार किया कि इनका अपना बेटा है, फिर भी यह लोग मुझे अपने साथ विदेश लेकर क्यों जाना चाहते हैं। उसने थोड़ी देर विचार विमर्श किया और अपने बॉस के घर चला गया और प्रियंका को फ़ोन करके वहाँ की सारी बातें बता दिया। फिर उसने अपने पिता को फ़ोन लगाया और उन्हें बताया कि पिताजी, मैं अपने बॉस के साथ विदेश जा रहा हूँ, जब वह वहाँ से वापस आऊँगा तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। वैसे तो जगमोहन जी दिल से नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उन्हें छोड़कर कहीं दूर जाए, लेकिन बात बेटे के प्रमोशन की थी
इसीलिए उन्होंने उसे विदेश जाने के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि वह अपने बेटे को आसमान की बुलंदियों को छूते हुए देखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अपना इतना अच्छा जॉब छोड़ दिया था जिसके कारण उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसीलिए वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भी अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में ऐसी परेशानियों का सामना करे। इसीलिए उन्होंने उसे विदेश जाने से नहीं रोका और पंकज प्रियंका से हाथ जोड़कर निवेदन करता रहा कि उसकी अनुपस्थिति में वह उसके पिता का अच्छी तरह से ध्यान रखे। प्रियंका ने पंकज का पूरा आश्वासन दिया कि वह उसके पिता का अच्छी तरह ध्यान रखेगी। अब पंकज पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर अपने बॉस के साथ विदेश चला गया। उधर पंकज का विदेश जाना हुआ और इधर प्रियंका ने अपने ससुर पर जुर्म का कहर ढाहने शुरू कर दिए, क्योंकि जब से जगमोहन जी के द्वारा इलाज के दौरान एक छोटे बच्चों की जान चली गई थी और उन पर पुलिस केस कर दिया गया था, तब से उन्होंने अपना डॉक्टरी का काम भी छोड़ दिया, क्योंकि सरकार की तरफ से उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। जबकि बाद में सच्चाई पता चली तो बताया गया कि उस बच्चों के माँ बाप की गलती के कारण बच्चों की जान गई थी। उन्होंने बुखार की दवाई खिलाते ही उसे आइसक्रीम दे दिया था, इसीलिए उसका परिणाम गलत हो गया। लेकिन तब तक जगमोहन जी रिटायर हो चुके थे, इसीलिए उनके पास आय का कोई साधन नहीं था। इसीलिए प्रियंका उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसने अपने पति के जाते ही अपने ससुर से कहा, वाह बूढ़े, बहुत हो गया मुफ्त की रोटी तोड़ते हुए, अब यहाँ से उठो और लग जाओ काम पर। अगर आपकी जगह मम्मी जी होती तो वह करती ना यह सारे काम। आप अपने बदले मम्मी जी को ऊपर भेजे हो, उसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए यहाँ से उठो और घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारे काम पड़े हैं, मेरे आने से पहले ये सारे काम कर देना। फिर आज वही सब काम करने में तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जगमोहन जी अपनी बहू की तरफ कातर नज़रों से देखते रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मात्र बेटे के घर से दूर जाने की खबर सुनते ही बहू के तेवर इतने बदल गए। उन्होंने तो इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। वैसे तो प्रियंका उनसे आंगन झाड़ू लगाना हो या गार्डन में पानी डालना हो या फिर बाजार से सामान लाना हो, वह सारा काम जगमोहन जी से ही करवाती थी। लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी थी। बहू के रहते वह घर के सारे काम अपने बूढ़े ससुर से करवाने के लिए कह रही थी। लेकिन बेचारे वक्त के मारे जगमोहन जी अपने बेटे के थोड़े से प्यार के लिए बहू की ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए भी तैयार थे। उन्होंने अपने मन को मजबूत किया और लग गए घर के काम करने में। जगमोहन जी ने सारे काम बड़े ही सलीके से किया तो उनकी बहू प्रियंका ठहाके लगाकर हंसते हुए बोली, अरे वाह बाबूजी, मुझे तो मालूम नहीं था कि आप इतना अच्छा झाड़ू पोछा कर लेते हो, और बर्तन तो वैसे धोए हो जैसे लग रहा है कि सारे बर्तन आईने की तरह चमक रहे हैं। इनमें तो हमारा चेहरा भी आसानी से देखा जा सकता है। शाबाश बाबूजी, आपसे तय रहा कि आप ही रोज झाड़ू पोछा और बर्तन साफ किया करोगे। और काम वाली बाई आई थी ना, अब उसकी छुट्टी कर दूंगी। व्यर्थ में पैसे क्यों देना, जब आप घर का सारा काम संभाल ही लोगे तो वही पैसे बचेंगे तो हम उसे या तो अपने बच्चों के लिए जमा करके रखेंगे या फिर कोई अच्छी चीज़ खरीद कर लाएंगे। क्यों बाबूजी, मैं सही कह रही हूँ ना? और खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन जगमोहन जी को बहू की एक एक बातें तीर की तरह चुभ रही थी। उनकी आंखों से झरझर आंसुओं की धारा बह रही थी। उसी समय प्रियंका ने देखा कि चाय के बर्तन में थोड़ा सा साबुन लगा है। उसने उस बर्तन को उठाकर गुस्से में ऐसे फेंका कि वह बर्तन उछलकर सीधे जगमोहन जी के माथे में जा लगा
और उनके माथे से खून की धारा बह निकली। जगमोहन जी अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ गए और बोले, बहू, एक तो सुबह से मैं काम किए जा रहा हूँ और बहुत दिन हो गए मैं बर्तन साफ नहीं किया था, इसीलिए गलती से थोड़ा सा साबुन रह गया होगा और तुमने बर्तन को वैसे फेंका कि मेरे माथे से खून बहुत ज़्यादा बहने लगा है। बहू, थोड़ी तो दया करो, थोड़ी रुई लाकर दे दो और डिटॉल की बोतल लाकर दे दो ताकि मैं अपने माथे की खून को पोंछ सकूं। बहू, मुझे भूख के कारण चक्कर आने लगे हैं, हो सके तो कुछ खाने का भी दे दो, फिर मैं बाद में सारे काम कर दूंगा। तभी प्रियंका ने जगमोहन जी को उनका नया कुर्ता लाकर दे दिया और कहा, ले बुढ़े, इसमें तेरा खून पोंछ ले। मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है कि तेरे लिए रुई और डिटॉल ढूंढती फिरूं। अब इस बुढ़ापे में तुझे जाना भी कहाँ है। कहकर वह वहां से चली गई। बेचारे जगमोहन जी अपना नया कुर्ता को लेकर अपने कमरे में चले गए और अपनी पत्नी शांति देवी की फोटो के सामने फूट फूट कर रोते हुए बोले, शांति, जब तुम पंकज को 6 साल की उम्र में छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी, उस दिन भी मुझे तुम्हारी कमी महसूस नहीं हुई थी, ना ही उतनी तकलीफ हुई थी, लेकिन आज तुम्हारी कमी मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। शांति, काश आज तुम यहाँ मेरे साथ मेरे पास होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती मुझे कुछ भी कहने की। उन्होंने अपने मन की सारी भड़ास अपनी पत्नी की फोटो के सामने निकाल लिया और अपने माथे पर बांधने के लिए कुछ ढूंढने लगे। तब उन्हें याद आया कि शांति पहले ऐसे छोटे मोटे चोट पर तो हल्दी और गाय का घी लगा दिया करती थी। उन्होंने भी अपने घर की अलमारी में बैंडेज पट्टी ढूंढा और हल्दी और घी को गर्म करके अपने माथे पर लगा लिया और अपने माथे के चारों ओर उस बैंडेज पट्टी को बांध दिया और फिर से काम में लग गए, क्योंकि बहू ने उन्हें सख्त हिदायत दे रखा था कि अगर उन्होंने सारे काम समय पर नहीं किया तो वह उन्हें खाना नहीं देगी। मरता क्या न करता, यही हाल था जगमोहन जी का भी। इसीलिए अपने पेट की खातिर ही सही उन्होंने फिर से काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने उस बर्तन को साफ किया जिसमें साबुन चिपका था। बहू ने देखा ससुर जी बर्तन साफ कर रहे हैं और भी ढेर सारे बर्तन जिसमें उन्होंने नाश्ता किया था, उन बर्तनों को भी वहां ले जाकर रख दिया ताकि उसका बुजुर्ग ससुर सारे बर्तन को अच्छी तरह से चमका दे। बेचारे जगमोहन जी तो सिर्फ एक बर्तन को ही साफ करने बैठे थे, लेकिन बहू ने जब ढेर सारे लाकर रख दिया तभी उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप आंसू बहाते हुए सारे बर्तन धोने लगे। जब उनके सारे बर्तन धोए हो गए तो उसने कहा, बाबूजी, मैं आपसे कही थी ना कि मेरी स्कूटी को अच्छी तरह से धो देना, आपने धोया क्यों नहीं? मुझे अभी के अभी बाजार जाना है, राजू के स्कूल में कुछ कार्यक्रम है, उसके लिए कुछ सामान लाकर देना है। काम चोर कहीं के, जाओ पहले मेरी स्कूटी साफ करके लाओ, वरना आज मैं आपको खाना नहीं दूंगी। उन्होंने मन में सोचकर उसकी स्कूटी साफ किया और इस आशा के साथ बरामदे में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गए कि बहू अब तो उन्हें खाने के लिए देगी। लेकिन पत्थर दिल प्रियंका का दिल कहाँ पिघलने वाला था। उसने कहा, हाँ तो बाबूजी, आज आप स्टोर रूम और पीछे के आंगन में रखे कबाड़ में से जो काम की चीज़ हो उसे एक साइड रख दीजिए और जो काम के नहीं है आपकी तरह उन्हें एक साइड रख दीजिएगा, ताकि कल कबाड़ वाला आएगा तो मैं उन्हें बेच सकूं। जगमोहन जी अपनी बहू की बातें सुनकर रो पड़े। तभी प्रियंका बोली, क्या हुआ बाबूजी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप रोना धोना शुरू कर दिए? अरे कोई तो मार खाकर भी अब तक नहीं करता और आप हो कि रोना धोना मचा कर रख दिया है। मुझे ऐसा किसी का रोना धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलिए जाइए, पहले उस काम को कीजिए और अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वह अपना स्कूटी पकड़ी और बाजार चली गई, बिना कुछ यह जाने कि जगमोहन जी क्या चाहते हैं। जगमोहन जी अस्थमा के मरीज थे, इसीलिए वह उसे डस्ट वाली जगह को साफ नहीं करना चाहते थे।
इसीलिए उन्होंने वह काम नहीं किया जो काम उनकी बहू ने उन्हें बताया था, बल्कि उन्होंने काम करने की बजाय अच्छे से हाथ मुंह धोया और रसोई में जाकर अपने लिए थाली में खाना निकाला और डाइनिंग टेबल पर जाकर खाना खाने लगे। अभी केवल उन्होंने 2 निवाला ही खाया था कि फिर से उनकी बहू घर में आ धमकी, क्योंकि उसने अपना पर्स घर पर ही छोड़ दिया था। जब एक दुकान में उसने सामान खरीदा और पैसे देने के लिए पर्स को ढूंढा, तब उसे याद आया कि उसने तो पर्स को लाया ही नहीं। इसीलिए वह अपना पर्स लेने आई थी। लेकिन जब उसने अपने ससुर को खाना खाते देखा तो उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपने ससुर के सामने रखी थाली को दम से ज़मीन पर पटक दिया और बोली, चलिए, यह फर्श पूरा गंदा हो गया है, इसे जल्दी से साफ कीजिए। और मैंने आपको कौन सा काम करने के लिए कहा था? आप कौन सा काम कर रहे हो? जगमोहन जी अपनी आंखों में आंसू लिए बोले, बहू, तुमको तो मालूम है ना कि मैं अस्थमा का मरीज हूँ और वह स्टोर रूम कई दिनों से बंद पड़ा है। अगर मैंने उसे सफाई की तो ज़रूर बीमार पड़ जाऊँगा, फिर तुम्हें ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसीलिए मेरी बीमारी में हज़ारों रुपए खर्च न करके क्यों ना किसी मजदूर से 200-300 रुपये देकर उस रूम की सफाई करवा लो। प्रियंका अपने ससुर की बातें सुनकर गुर्राती हुई बोली, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जिसे तोड़कर ले आऊं और सबको बांटती फिरूं? और यह मुफ्त की सलाह आपसे किसने मांगी? जितना कहा जा रहा है उतना ही कीजिए, वरना आपके यहाँ रहना भी नसीब नहीं होगा, समझे आप? कहकर वह फिर से अपना पर्स लेकर बाहर चली गई। बेचारे जगमोहन जी ने फर्श पर पड़े सारे खाने को इस प्लेट में उठाया और डस्टबिन में डाला और भूखे पेट ही लग गए काम पर। उस दिन भर उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। प्रियंका जब शाम तक घर में पहुंची तो पूरा घर साफ सुथरा मिला। वह मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, आपको रोज़ शिकायत रहती है ना, ताकि मैं आपको पेट भर खाना नहीं देती, तो चलिए मैं आपकी यह शिकायत भी दूर कर देती हूँ। हमारे पड़ोस में ही शर्मा अंकल के बेटे की शादी है। उनके घर में साफ सफाई करने के लिए वर्कर चाहिए। ऐसा कीजिए, उनके घर जाकर आप साफ सफाई का काम कर दीजिए, ताकि वे लोग आपको पैसे के साथ साथ भरपेट खाना भी दे सकें। बहू की बातें सुनकर जगमोहन जी आश्चर्यचकित रह गए कि चलो बहू घर के काम करवाती है, वहाँ तक तो ठीक ही है, लेकिन दूसरे के घर की साफ सफाई, वह भी पड़ोस में जहाँ मुझे सभी लोग जानते हैं। उन्होंने अपनी बहू से कह दिया कि वह उनके घर जाकर साफ सफाई नहीं करेंगे। प्रियंका ने जब अपने ससुर की ऐसी बातें सुनी तो वह गुस्से में आग बबूला हो गई और उसने एक लोहे का डंडा उठाया और जगमोहन जी को जान से मारने के लिए दौड़ी। जगमोहन जी डर के मारे थर थर कांपते हुए बोले, बहू, मुझे मत मारो, मैं वहाँ जाकर साफ सफाई कर दूंगा। तभी प्रियंका मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, अब मुझे समझ में आया, लातों के दूत बातों से नहीं मानते। उसने जगमोहन जी का पेट भर खाना खिलाया और शर्मा जी के घर भेज दिया काम करने, क्योंकि उसने पहले से ही काम के एडवांस पैसे ले रखी थी। जगमोहन जी जब शर्मा जी के घर काम करने गए तो उन्हें वहाँ अपनी क्लासमेट गोमती मिल गई। उसने जगमोहन जी की ऐसी हालत देखी तो वह उन्हें देखते ही रह गई। उसने जगमोहन जी से उनकी ऐसी हालत के बारे में पूछा तो उन्होंने कह दिया, यह तो अपना अपना नसीब होता है, और चुपचाप अपने काम में लगे रहे। जब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गए तब रात का खाना खाकर जगमोहन जी अपने घर जाने लगे। तभी गोमती ने आवाज़ लगाया, जगमोहन, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जगमोहन जी बोले, आज रात बहुत ज़्यादा हो गई है, कल सुबह बात करेंगे, कहकर जल्दी जल्दी अपने घर चले गए। उस रात में ढंग से सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि रह रहकर उन्हें गोमती की याद आती रहती थी। दरअसल गोमती उनके कॉलेज की सबसे होशियार लड़की थी और जगमोहन जी सबसे होशियार लड़का था। इसीलिए सभी लोगों की जुबान पर हमेशा यही नाम रहता
कि इन दोनों को भगवान एक दूसरे के लिए ही बनाया है, उनकी जोड़ी खूब जमेगी। कॉलेज में कोई भी फंक्शन होता दोनों को ही उसकी जिम्मेदारी दी जाती थी। इसीलिए हमेशा गोमती को लगता था जगमोहन किसी न किसी दिन मुझसे आकर कहेगा कि उसके बिना वह अधूरा है। इसीलिए उसने अभी तक शादी नहीं की थी। लेकिन परिवार के दबाव में आकर जगमोहन जी ने शादी कर ली थी और उनका एक बेटा भी था, पंकज, जिसकी पत्नी ने आज अपने ससुर को वहाँ काम करने भेजा था। गोमती की यादों में खोए जगमोहन जी को कब नींद लग गए उन्हें पता ही नहीं चला। जब सुबह उठे तो सुबह बहू ने सबसे पहले अपने घर के सारे काम करवाए, फिर शर्मा जी के घर काम करने के लिए भेज दिया। जैसा हाल जगमोहन जी का था वैसा ही कुछ हाल इधर गोमती जी का भी था। वह भी उस रात भर ठीक से सो नहीं पाई थी। उसने जैसे ही जगमोहन जी को देखा वह बहुत खुश हुई। अब जगमोहन जी जहाँ जहाँ सफाई करने जाते वह उनके पास कचरा उठाने वाली प्लेट लेकर जाती। इस प्रकार जगमोहन जी का काम थोड़ा आसान हो जाता। अब जब गोमती जी ने जगमोहन जी से बात करना शुरू किया तो एकांत में जाकर जगमोहन जी ने सारी बात गोमती को बता दिया। गोमती ने पंकज का फ़ोन नंबर जगमोहन जी से मांगा, यह कहकर कि कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुमसे बात कर सकूं, क्योंकि तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारा मोबाइल अपने पास रख लिया है। तीसरे दिन फिर जगमोहन जी शर्मा जी के घर के सामने की सड़क को झाड़ू मार रहे थे। उसी समय कोई आदमी बड़े चमचमाते हुए जूते पहनकर उनके सामने खड़ा हो गया। तभी जगमोहन जी अपनी नज़र ऊपर उठाते हुए बोले, साहब आप एक तरफ चले जाइए और मुझे झाड़ू लगाने दीजिए, वरना आपकी यह सुंदर सी चमचमाती जूते गंदे हो जाएंगे। और आदमी वहाँ से हटा ही नहीं। तब जगमोहन जी ने जैसे ही ऊपर नज़रें उठाई तो वह शख्स कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा पंकज ही था, जिसे गोमती ने ही फ़ोन करके सारी हकीकत बताई थी कि किस तरह उनकी पत्नी ने उसके पिता से उसका मोबाइल अपने कब्जे में कर लिया है और उसे नौकर की तरह घर के काम तो करवाते ही हैं, साथ ही साथ बाहर भी काम करने के लिए भेजने लगी है। तभी पंकज ने अपने पिता को अपने दोनों हाथों से उठाया और अपनी छाती से लगाकर दहाड़े मार मार कर रोने लगा और बोला, और कब तक पिताजी, कब तक आप प्रियंका की जातियां सहते रहेंगे? आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि वह आपके साथ इतना जुर्म करती है? मैं तो समझ रहा था कि वह आपका अच्छी तरह से ध्यान रख रही है। मैं नहीं जानता था कि मेरे पीछे आपके साथ इतना बुरा कर रही है। इस समय शर्मा जी भी बाहर आ गए और बोले, जगमोहन जी आपका झाड़ू लगाया नहीं हुआ क्या? चलिए उधर घर में कितना गंदा पड़ा हुआ है, जल्दी से जल्दी सफाई कीजिए, वरना मैं तुम्हारी बहू को बता दूंगा कि यह काम चोरी कर रहे हैं। इस समय पंकज ने अपना चेहरा नकाब से ढक लिया और अपना आवाज़ बदल कर बोला, मिस्टर आप होते कौन हैं इन्हें काम बताने वाले? यह अब से आपके घर का काम नहीं करेंगे तो आप क्या कर लेंगे? शर्मा जी उस पर बरस पड़े और बोले, अरे तू कौन है रे? मैं इसकी बहू को पूरे 40,000 रुपये दिया हूँ इसके काम के बदले। अगर इसने काम पूरा ना किया तो उसकी बहू से पूरे 80,000 रुपये लूँगा और इसकी बहू की बदनामी होगी सो अलग। अब तुम ही सोच लो, इस बुढ़े को काम करने दोगे या मेरे 40,000 रुपये वापस करोगे? पंकज ने इस समय 40,000 रुपये निकाल कर शर्मा जी को दे दिए और अपने पिता को अपने साथ लेकर जाने लगा। तभी गोमती जी बोली, रुको बेटा, इन्हें कहाँ लेकर जाओगे? पंकज बोला, अपने घर और कहाँ। तभी गोमती जी बोली, बेटा ऐसा करो, इन्हें मेरे घर पर लेकर चलो
और अपनी पत्नी से जाकर पूछना कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं। पंकज को भी गोमती जी की बातें अच्छी लगी। उसने अपने पिता को गोमती जी के घर पहुंचाया और अपने घर गया। प्रियंका उस समय अपनी माँ से खुश होकर कह रही थी, माँ, हमारा प्लान तो काम कर रहा है। पंकज आएगा और अपने पिता के बारे में पूछेगा तो कह दूंगी अपने दोस्त के घर गए हैं, और मैंने उन्हें पहले से ही बता दिया है कि पंकज के गैर हाजिरी में मैंने उनके साथ जो कुछ भी किया है वह उसको कुछ भी ना बताए, वरना उसे हमेशा भूखा ही रहना पड़ेगा और इस घर में रहने भी नहीं दिया जाएगा। पंकज ने प्रियंका की सारी बातें सुन ली। फिर दरवाज़ा खटखटाया। तभी प्रियंका हड़बड़ा कर उठी और बोली, अरे पंकज, तुम कब आए? तुमने तो आने का समाचार भी नहीं दिया और यूं ही पहुंच गए। क्यों? मुझे अपने ही घर में आने के लिए किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत है क्या? प्रियंका हंसकर बोली, अरे नहीं बाबा, मेरा कहने का वैसा मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं तो कह रही थी कि बस इतना ही कह पाई थी। ये पंकज बोला, अच्छा प्रियंका, पिताजी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मैं उनके मोबाइल में कई बार फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन भी नहीं लगा। क्या बात है, पिताजी कहाँ गए हैं? और उनके मोबाइल को क्या हुआ? पिताजी के बारे में क्या बताएं? प्रियंका घबरा गई। उसने कहा, बाबूजी तो पड़ोसी के घर गए हैं। पंकज बोला, जाओ बुला कर लाओ। तब प्रियंका बोली, नहीं नहीं, कल गए थे, आज तो वह अपने दोस्त के घर गए हैं। कब तक आ जाएंगे? पंकज ने पूछा। प्रियंका बोली, पता नहीं। अरे, तुमने उन्हें बिना मोबाइल के कैसे जाने दिया? और कौन से दोस्त के घर गए हैं? बताओ, मैं अभी जाकर उनसे मिल कर आता हूँ। प्रियंका पसीने से लथपथ हो गई। उसने पंकज के लिए ट्रे में पानी लाया था, वह अपनी ट्रे सहित गिर गया। पंकज ने उसकी माथा छुआ और बोला, अरे प्रियंका, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कहीं शेर देख लिया हो, जैसे तुम्हारी सांसें अटक गई हो। प्रियंका बात बनाते हुए बोली, वो कहते हुए थर थर काँप गई। पंकज ने देखा पिताजी का मोबाइल तो प्रियंका के बिस्तर पर ही पड़ा है। उसने पूछा, अच्छा, तो तुमने ही मेरे पिता को जानबूझकर मोबाइल नहीं दिया है ताकि वह मेरे साथ बात ना कर सके, ताकि वह मुझे तुम्हारी सच्चाई ना बता सके। प्रियंका बोली, नहीं पंकज, ऐसी बात नहीं है। तब पंकज गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, तो कैसी बात है? सही सही बता दो प्रियंका, मेरे पिता कहाँ हैं, वरना मैं तुम्हें अभी की अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। तब प्रियंका ने जैसे जैसे जुर्म किया था जगमोहन जी के साथ, उसने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिया। पंकज ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी। यह रिकॉर्डिंग काफ़ी थी प्रियंका को मुजरिम साबित करने के लिए। फिर उसने गोमती जी को फ़ोन लगाकर अपने पिता को अपने घर लाने के लिए कहा। गोमती जी जब जगमोहन जी के साथ उनके घर पहुंची तो प्रियंका फिर से जगमोहन जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगी कि तुम मुझे तो जेल भेजने की तैयारी में हो, लेकिन क्या आपने इस बूढ़े पिता की करतूत के बारे में जानते हो? उस दिन राजू भी कह रहा था, बताओ न दादाजी, कौन थी वह? लेकिन उन्होंने उसे चुप करा दिया। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है, यह इतने बूढ़े हो जाने के बाद भी ऐसे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं कि बच्चे तो क्या, जवान भी शर्मा जाए। इसीलिए तो मैंने इन्हें दूसरे के घर काम पर भेज दिया था, ताकि इन्हें खाली समय ही ना मिले और यह अपना काम में लगे रहें, ताकि फालतू के काम में इनका ध्यान नहीं भटके। तभी पंकज ने प्रियंका के गाल पर 2 थप्पड़ लगाते हुए कहा, नालायक कहीं की औरत, कुछ भी बोलने से पहले
एक बार तो सोच लेना चाहिए था। अपने पिता समान ससुर पर इल्ज़ाम लगाते हुए तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? यह बात मैं जानता हूँ और हम दोनों बाप बेटे ने तुझे इसीलिए नहीं बताया क्योंकि तू तो हमारे रिश्तेदारों से कितना चिढ़ती है। पापा जिस औरत को देखकर मुस्कुराते थे, कभी टाटा बाय बाय करते थे, वह कोई और नहीं बल्कि वह मेरी माँ की छोटी बहन मेरी मौसी थी, जो बहुत ही गरीब थी और उन्हें कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने कहा था कि उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्हें जितना ज़्यादा खुश रखोगे उन्हें उतनी तकलीफ कम होगी, वरना अगर वह अपनी बीमारी के बारे में ही सोचती रह जाएगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। इसीलिए पापा घर से जल्दी निकल जाते थे और उनके साथ इधर उधर की बातें करके उन्हें हंसाते रहते थे। वह उन्हीं बातों के बारे में सोच सोच कर दिन भर हंसती रहती थी, इसीलिए वह वहाँ जाते थे। जब मेरे पापा जवान थे, मैं 6 वर्ष का था, तब मेरी परवरिश का बहाना बनाकर भी चाहते तो दूसरी शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि सौतेली माँ कैसी मिलेगी पता नहीं। इसीलिए उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला और घर और जॉब दोनों तरफ से तनाव के कारण पिताजी से एक छोटी सी गलती हो गई और उनकी जॉब चली गई। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अकेले अपने दम पर पाल पोस कर बड़ा किया। और तूने उन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। तूने जब उन पर इल्ज़ाम लगा ही दिया है तो मैं इसे सच करके ही रहूँगा, क्योंकि मैं इतना तो समझ ही चुका हूँ। जब तक मेरे पिताजी जवान थे अपना काम अकेले कर लिया करते थे, लेकिन अब बुढ़ापे में उन्हें कोई न कोई साथ देने वाला होना चाहिए। इसीलिए अब मैं अपने पिता का विवाह गोमती आंटी से करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है गोमती आंटी ने भी आज तक शादी नहीं की, क्योंकि वह मेरे पापा को ही पसंद करती थी। लेकिन मेरे पापा इस बात से अनजान थे। उसने गोमती से उसकी राय पूछी और बड़े ही सादगी ढंग से दोनों की शादी करवा दी गई और अपने पिता को कष्ट देने की जुर्म में प्रियंका को जेल की सज़ा दिलवा दिया। राजू भी अब अपनी मम्मी को याद नहीं करता था, क्योंकि वह जब भी अपने दादाजी के साथ हंसता खेलता था तो उसकी माँ प्रियंका उसे बहुत डांटती और मारती थी, जबकि उसे अपना दादू बहुत पसंद थे। इसीलिए अब वह अपने दादू के साथ ही रहना चाहता था। उधर उसके बॉस ने जब पंकज के निर्णय के बारे में सुना तो वह बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने अपनी बेटी की शादी पंकज से करवा दी, क्योंकि अब प्रियंका को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी, क्योंकि उसने जगमोहन जी को जान से मार डालने की साजिश भी की थी। अब पंकज की शादी उसी के बॉस की बेटी अनु के साथ हो गई। अनु देखने में जितनी सुंदर थी, चरित्र में भी उतनी ही अच्छी थी। उसने अपने सास ससुर की सेवा खूब मन से की और पंकज के बॉस ने अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा अनु के नाम कर दिया और आधा हिस्सा अपने नाम पर रखा, ताकि उनके बुढ़ापे का सहारा हो सके, और अपने बेटे को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी, क्योंकि वह तो बुरे व्यसनों से घिरा हुआ था। उसे जितना भी धन देते वह उसे पूरा ही नष्ट कर देता। इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। प्रियंका जेल में बैठे बैठे अपने गुनाहों के लिए पछताती रही। इस प्रकार सेठ जी का बेटा, जो हमेशा नशे में डूबा रहता था, वह भी पछताते रहा कि काश उसने समय रहते अपने माता पिता का दिल जीत लिया होता तो आज करोड़पति से रोड़पति नहीं बनता। कम से कम मेरे सिर पर छत तो होता, लेकिन अब तो वह भी छीन गया था। अब वह रोज ही अपने माता पिता से
माफ़ी मांगता तो दया करके पंकज के बॉस ने अपने हिस्से का आधा हिस्सा उसे दे दिया। उनका प्रॉपर्टी देना क्या हुआ, वह फिर से वही काम करने लगा। रोज ही नशे में डूबा रहता था और एक दिन ऐसा आया कि वह पागल ही हो गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपके फ़ोन में घंटी बज जाए। धन्यवाद।